नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। आप लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देख रहे हैं और सुबह की चाय में हम और बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी साथ हैं। रवि जी आज अपने दर्शकों के साथ सुबह की चाय में हम कई विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और देखिए सबसे बड़ी चर्चा हम करेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत की क्या पॉलिटिकल एंट्री हो रही है। नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि किस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव के खास और जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है उसके एक बड़े आरोपी को कोर्ट से इस आधार पर जमानत मिली है कि उन्हें अपना मोटापा कम करना है। फिर हम यह भी बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कल रात को बिहार विधानसभा की 23 समितियों का पुनर्गठन किया गया और इन समितियों के पुनर्गठन में किसकी लॉटरी लग गई और किसे बस रुआसा होना पड़ा। मतलब किन्हें महत्वपूर्ण समितियां मिली और किन्हें कुछ मिल गया। फिर हम यह भी बताएंगे कि देखिए लालू यादव ने क्यों कहा कि मैं तो नरेंद्र मोदी और नड्डा को जानता ही नहीं, इनका नाम भी तब हमने नहीं सुना था। तो सबसे पहले चर्चा हम इसी से शुरुआत करते हैं कि देखिए कल जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई दिल्ली में और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। नंबर 2 हो गए वे जेडीयू के। नीतीश कुमार ने स्वयं प्रस्ताव रखा और हमने देखा, आपने देखा दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में जो मेज थी, जो स्टेज था, उसमें एक ओर ललन सिंह थे और दूसरी ओर केसी त्यागी थे। फिर उनके पास में उनके अगल बगल रामनाथ ठाकुर दिखाई पड़े, विजय कुमार चौधरी दिखाई पड़े, दिलकिशोर कामत दिखाई पड़े और संजय झा दिखाई पड़े। तो संजय झा तो हो गए कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन देखिए कई मीडिया हाउसेस कह रहे थे, लाइव सिटीजन ने नहीं कहा कि कल ही निशांत के बारे में भी बड़ा फैसला होना था। और जब लवली आनंद ने यह कह दिया कि क्यों नहीं एंट्री होगी, तब तो घमासान और मच गया। लेकिन कल कोई फैसला नहीं हुआ। क्या नीतीश कुमार के मन में अब भी कोई उलझन है या फिर नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है? रवि सर आपसे समझना चाहते हैं। देखिए नीतीश कुमार स्वयं नहीं चाहते हैं या नीतीश कुमार का जो आप नेचर और सिग्नेचर हम लोग जो उनकी यूएसपी है तो नेचर और सिग्नेचर में नीतीश कुमार के यह है ही नहीं परिवारवाद और परिवार। तो उससे वो कहीं पर भी आप देख लीजिए, अब तक इतना लंबा उनका राजनीतिक कैरियर हो गया तो कहीं पर भी हम लोग अभी तक नहीं देखे, आप भी नहीं देखे किसी ने उन्होंने भाई को लाया हो, भतीजा को लाया हो, भांजा को लाया हो। तो मतलब उन्होंने किसी की एंट्री नहीं कराई किसी की। और हम तो यह समझते हैं जब आप नेचर और सिग्नेचर की बात करते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा यह कहते रहे हैं कि भाई मैं तो परिवारवाद के खिलाफ हूं, बिल्कुल, और मेरा परिवार पूरा बिहार है। और फिर ऐसे में जब वो अपने बेटे की एंट्री कराएंगे, मैं कल देखिए जेडीयू के भीतर के लोग पे चला गया था, मतलब भीतर के लोगों से खबरें प्राप्त कर रहा था कि क्या सच में निशांत की एंट्री हो रही है। लोगों ने कहा देखिए ऐसी कोई बात नहीं, नीतीश कुमार ने कई दफे कह दिया है कि निशांत राजनीति में नहीं आएगा, मैं लाने वाला नहीं हूं। ठीक है। और नीतीश कुमार, जो मेरी राय है, मेरी समझ है कि नीतीश कुमार के भीतर 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी पैदा है, जिसे देखकर बीजेपी वाले भी अब आते हैं, आरजेडी वाले भी अब आते हैं कि किस तरीके से वे धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। आप ही कह रहे थे कि 2025 या फिर जब कभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो उसकी तैयारी में वे लग चुके हैं। देखिए निश्चित रूप से यह जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें कल जी, और उसके बाद जो दिखाई पड़ा वह तैयारी 2025 की जी। और नॉट ओनली इन बिहार, झारखंड में भी क्या उन लोगों का जो स्ट्राइक होगा किस तरीके से होगा उस पर भी पूरी तरह से मंथन हुआ है। और यह जो ये तो कह दिया गया ना कि झारखंड में भी हमारे उम्मीदवार होंगे। मतलब अब बीजेपी को झारखंड में जेडीयू की एंट्री करानी होगी।
निश्चित रूप से, और फिर वो उस समय क्या होगा उस समय देखा जाएगा कि अलायंस होगा नहीं होगा, कि अकेले दम अपने, क्योंकि देखिए यह एनडीए तो बिहार में नीतीश कुमार है, अन्य राज्यों में वो अलग अलग समीकरण के हिसाब से वहां पर होगा। तो वो फिर अब संजय झा भी आ गए हैं, वह तो सेतु हो गए, तो आप भी कहते थे ज्ञानेश्वर जी कि वह सेतु है, तो वह सेतु जब आ गए तो अब कहीं पर कोई परेशानी नहीं होने जा रही है और मजबूती भी दिखाई पड़ेगी, और जो समीकरण साधने की कवायद है वह संजय झा साधते हुए दिखाई पड़ेगी। नहीं, आपने झारखंड की बात की, देखिए आपको याद होगा कि जब आरसीपी सिंह रिटायर हुए तो नीतीश कुमार ने बिहार से किसी कुर्मी नेता को नहीं भेजा, खीरू महतो झारखंड से, जो झारखंड प्रदेश जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। और अब जब झारखंड में चुनाव की बारी आ रही है, हमने देखा कि देखिए 2 दिनों पहले हेमंत सोरेन वे भी जेल से आजाद हो गए, और जिस तरीके से उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, जिस तरीके से मोटा चश्मा लगाकर वे जनता से संवाद कर रहे हैं, और बीजेपी को भी यह चुनौती समझ में आ रही है कि झारखंड की लड़ाई आसान नहीं है। देखिए 5 आदिवासी लोकसभा क्षेत्रों में, सभी आदिवासी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी चुनाव हार गई, बिल्कुल। और फिर झारखंड में जो कुर्मी जाति है उसकी आबादी बहुत अधिक है, और उसका मत भी इधर उधर हुआ है, यह एहसास बीजेपी को है। तो ऐसे में यदि नीतीश कुमार की एंट्री होती है और बिना अलायंस के एंट्री होती है तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है, और बीजेपी कितना गंभीर है झारखंड को लेकर, इसे भी समझने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया है, बिल्कुल, और हिमंत बिस्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। हमने कल ही देखा कि हिमंत बिस्व शर्मा रांची में थे, वे आदिवासी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। अर्जुन मुंडा की तस्वीरें भी हमने देखी, और हमने यह भी महसूस किया कि जैसे ही आप चुनाव हारते हैं आपके चेहरे की चमक कैसे गायब हो जाती है। अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री थे, किस तरीके से ऊर्जावान दिखते थे, और कल हमने तस्वीरों में उनके चेहरे की चमक गायब देखी। और कृषि मंत्रालय जी, और अब देखिए अब उनसे मीटिंग कर रहे हैं नए कृषि मंत्री देश के शिवराज सिंह चौहान, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार 4 जून के पहले बीमार दिख रहे थे, अब वैसे ही वो डिक्टेट करते दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई नई एनर्जी, कोई नई ऊर्जा आ गई है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, यह जो बिहार में जो लोकसभा का परिणाम आया, तो हम लोग तो इस बात को कह रहे हैं कि 75% स्ट्राइक रेट रहा नीतीश कुमार का, तो यह तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा है, और नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ रहे हैं। उनकी पार्टी के जो कद्दावर नेता जो लोग हैं, सब में उत्साह का संचार हुआ है इस परिणाम से, एटलीस्ट कम से कम। जो लोग कह रहे थे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बचेंगे ही नहीं, बीजेपी कुर्सी ले लेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, अब तो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा, और कल जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी तय हो गया कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही। तो नीतीश कुमार चुनाव विधानसभा का जब हो, इस साल हो, अगले साल हो, नीतीश कुमार नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और जो खबरें हैं कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री नहीं होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी इमेज में कोई बट्टा पसंद नहीं कर सकते। वो लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे, जब चुनावी जनसभाओं में जा रहे थे, कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया, और देखिए उधर कितना कितना बच्चा पैदा किए हैं जी, और जब देने का मौका आता है तो किसको देते हैं, बेटा को, बेटी को। तो वो नीतीश कुमार अपनी साख गंवाना नहीं चाहते हैं। निशांत के पॉलिटिकल एंट्री की उम्मीद अभी कम है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव के खास जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए, तिहाड़ जेल में बंद थे, उन्हें दिल्ली की अदालत से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। अमित कात्याल, जिनके बारे में आरोप यह है कि हरियाणा के रहने वाले हैं, कि उनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पीएमएलए का मुकदमा है, और तेजस्वी के बहुत खास बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जो कैश का जो ट्रेल है वह उनके माध्यम से। तो अमित कात्याल को कोर्ट ने 6 हफ्ते की जमानत दे दी। क्या मसला है? कुछ दिलचस्प है, मोटापा घटाना है, इसलिए जमानत मिली है। रवि सर, वो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है ज्ञानेश्वर जी, बेरिएट्रिक सर्जरी उन्होंने कराई है। हाँ,
जब जेल में थे तभी उन्हें 84 दिनों की जमानत मिली थी, अंतिम जमानत मिली थी, तो उन्होंने बैरेटिक सर्जरी कराई और जब अंतिम जमानत की अवधि खत्म हुई तो फिर से तिहाड़ जेल चले गए। वही है मोटापे की सर्जरी, जी उसी का वो इंग्लिश नाम है और हिंदी में उसको हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में मोटापे की सर्जरी, मोटापा घटाने का ऑपरेशन जी। तो मतलब वो खूब मोटे होंगे, मेरी तरह भी हो सकते हैं जी। तो वो 6 माह के लिए अंतरिम जमानत, 6 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए जो है सो उनको अंतरिम जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है जी। तो वो अब लालू के करीबी हैं। आधार ये बना, मैं जब खबरों में जा रहा था कि उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी तो तब करा ली थी जब उन्हें 84 दिनों की अंतिम जमानत मिली थी जी। लेकिन फिर से तिहाड़ गए तो उन्होंने यह महसूस किया कि तिहाड़ के भीतर सर्जरी के बाद जो जरूरी है, खान पान, मोटापा बढ़े नहीं और जिस तरीके के एक्सरसाइज है वह संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए वे दिल्ली हाईकोर्ट के पास गए और उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी। लेकिन ईडी ने विरोध किया और एजेंसी ने कहा कि इन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो पहले भी जमानत हासिल किए थे, बिल्कुल, और तब इन्होंने किसी विटनेस को धमकाया नहीं, किसी विटनेस को प्रभावित नहीं किया और चार्जशीट भी अब दाखिल हो गई है, इसलिए जांच भी अब अधूरी नहीं है, इसलिए इन्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो अमित कात्याल बाहर आ गए और देखिए 11 नवंबर 2023 को यह इनकी गिरफ्तारी हुई जी, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में। तो यह अब तो सर्जरी का है, अब उनको खान पान ठीक रखना है, तो वो अब वह सुविधा उनको जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर नहीं मिल सकती थी ज्ञानेश्वर जी। तो इस लिहाज से स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए ही उनको जमानत माने दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनको दिल्ली उच्च न्यायालय दी। चलिए अब देखिए तीसरे विषय पर चलते हैं। कल रात को बिहार विधानसभा की 23 समितियों का एक समिति के अध्यक्ष, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो स्वयं होते हैं, नियम, विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेज कमेटी और सामान्य प्रयोजन, लेकिन इसके अलावा 22 समितियों का पुनर्गठन किया गया और विभिन्न पार्टियों के नेता इसके अध्यक्ष बनाए गए। रवि सर, क्या जानकारी है, किसे क्या मिला? लोक लेखा समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति होता है, विपक्ष को प्राप्त होता है। देखिए इसकी किस्मत खुल गई। लोक लेखा समिति में राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है, बिल्कुल, और हमेशा विपक्ष को मिलता है, तो भाई वीरेंद्र को इतना मौका तो मिला, बिल्कुल सभापति बनाया जी। पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं दिया गया, मीसा भारती को ही टिकट दिया गया, मीसा भारती चुनाव भी जीत गई, इस बार किस्मत खुल गई। तो भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति, मतलब इस बार तेजस्वी ने उनके नाम को आगे बढ़ा दिया और नंदकिशोर यादव ने कबूल कर लिया, वहां पर वो भी गए और सभापति बन गए। अब उसके बाद से तारकिशोर प्रसाद वो दूसरे नंबर पर, वो भी एक इम्पोर्टेंट लोक लेखा समिति है, नहीं प्राकलन समिति ना, एस्टिमेट कमेटी, प्राकलन समिति तारकिशोर प्रसाद का है, जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे जब 2020 में सरकार बनी थी, लेकिन फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई थी और फिर जब 2023 में एनडीए की सरकार बनी तो तारकिशोर प्रसाद को मौका नहीं मिला, वे मंत्री भी नहीं बन पाए, जबकि रेणु देवी डिप्टी सीएम से डिमोट होकर मंत्री बन गई। तो अब तारकिशोर प्रसाद को प्राकलन समिति में रखा गया। बिल्कुल जी। इसी तरह से अब जैसे हरिनारायण सिंह को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पब्लिक अंडरटेकिंग जो, तो हरिनारायण सिंह हरनौत वाले नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र, जी, तो वो जो है सो सभापति उनको बनाया गया जी। इसी तरह से अब हम लोग चलेंगे तो पुस्तकालय समिति राम वृक्ष सदा है जी, वो बनाए गए हैं। अलौली के विधायक हैं, मुझे लगता है कि ये भी आरजेडी के विधायक हैं और रामविलास पासवान के गृह क्षेत्र से, जहां उनका घर है वहां से चुनाव जीतते हैं जी। अब है आवास समिति में अशोक कुमार सिंह, यह जो है अशोक कुमार चौधरी जेडीयू के हैं जी, सकरा से चुनाव जीते, सकरा से जी, वो है। इसी तरह से याचिका समिति में अशोक कुमार सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी, पारू से जीते हुए, पारू से जी। प्रत्यायुक्त विधान समिति अजीत शर्मा कांग्रेस के, जो भागलपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, हार गए जी। राजकीय आश्वासन समिति दामोदर रावत झाझा के, जेडीयू से जी। उसी तरह से आप जिला परिषद एवं नहीं, इसके पहले हम लगता है अच्छा अमरेंद्र, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति, अमरेंद्र कुमार पांडे कुचायकोट उर्फ पप्पू पांडे, जो सतीश पांडे के छोटे भाई हैं, जेडीयू के जी।
इसके बाद जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति निरंजन कुमार मेहता बिहारीगंज के, ये भी जेडीयू के हैं। हाँ, इनकी चर्चा तब भी हो रही थी जब सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। तो देखिए, कहा जा रहा था कि इनके पास भी प्रलोभन पहुंचा था कि 5 करोड़ रुपए ले लीजिए और सरकार को पलट दीजिए, लेकिन ये तैयार नहीं हुए थे। जी, उसी तरह से अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति में रामप्रीत पासवान, ये भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये तो मंत्री भी थे ना पिछली बार, इस बार नहीं बने। जी जी। उसके बाद से अब है निवेदन समिति जी, अवधेश सिंह है भारतीय जनता पार्टी, हाजीपुर जी। उसके बाद से महिला एवं बाल विकास समिति गायत्री देवी परिहार से है, ये भी बीजेपी की। जी। उसके बाद से आचार समिति में राम नारायण मंडल जी, बांका के भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे। जी जी, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। जी जी, लोग खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद। उसके बाद से अब हम लोग चौंकाने वाला नाम है गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति, तेज प्रताप यादव इसके सभापति बनाए गए हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो तेज प्रताप यादव को भी मौका मिल गया है, हसनपुर से एमएलए हैं। यह दूसरी बात है कि हसनपुर से लोजपा के राजेश वर्मा, जो खगड़िया के लोकसभा उम्मीदवार थे, वे लीड किए थे। हसनपुर समस्तीपुर जिले में है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र जो है वह खगड़िया है। जी, तो ये तेज प्रताप यादव भी सभापति बन गए। बिल्कुल। तो अब पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ के, बीजेपी के एमएलए हैं, कुशवाहा हैं। जी, तो ये इनका भी ठीक हो गया। जी। अब आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति मोहम्मद नेहालुद्दीन रफीगंज के, आरजेडी के होने चाहिए। जी, ये आरजेडी से हैं। उसी तरह से अल्पसंख्यक कल्याण समिति शकील अहमद खान कदवा कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। जी, ये कृषि उद्योग विकास समिति सूर्यकांत पासवान बखरी सीपीआई से है। जी। उसी तरह से अब हम लोग चलेंगे पर्यटन उद्योग संबंधी समिति सत्यदेव राम दरौली से, माले से है। ये तो इसी तरह से शून्यकाल समिति भारत भूषण मंडल लौकहा से है, आरजेडी से। इसी तरह से जो सब अंतिम नाम जो है बिहार विरासत विकास समिति केदारनाथ सिंह, जो बनियापुर से हैं, पद्मनाथ सिंह के भाई भी हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, इन समितियों का पुनर्गठन किया गया। यह समितियां 1 जुलाई से कार्य करेंगी। और यदि हम दलों की स्थिति बताएं कि समितियों के पुनर्गठन में किस पार्टी को कितनी समितियां मिली, रवि सर? ये देखिए, आरजेडी को 6 मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 7 जी, जदयू जनता दल यूनाइटेड को 5 जी, कांग्रेस को 2 जी, सीपीआईएमएल माले को, भाकपा माले को 1, सीपीआई को 1 जी। तो यही स्थिति है। 23 जो समिति है। जी बिल्कुल। तो देखिए, 23 समितियों का पुनर्गठन किया गया। अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, कल लालू यादव ने एक्स पर, मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट किया, क्योंकि चर्चा हो रही आपातकाल की, इमरजेंसी की। तो लालू यादव ने कहा कि आज जो लोग आपातकाल इमरजेंसी के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें इमरजेंसी के बारे में पता भी है क्या? आपातकाल के दिनों में कोई नरेंद्र मोदी को जानता भी था क्या? कोई जेपी नड्डा को जानता भी था क्या? मैं जेल में रहा, मैंने तो नाम ही नहीं सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों हैं कौन। और इसके साथ ही लालू यादव ने तंज कसा कि देखिए, इंदिरा गांधी ने भले ही आपातकाल लगाया हो, लेकिन कभी गालियां नहीं दी जिस तरीके से आज गालियों की परंपरा चल पड़ी है। कभी राष्ट्र विरोधी नहीं कहा, कभी देश विरोधी नहीं कहा। तो लालू यादव का यह तंज और आपातकाल पर बहस, लोकसभा में भी हंगामा हुआ। तो अब देखिए, आपको हम यह भी बता दें कि सीबीआई की जांच नीट मामले में तेज होती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ है, सीबीआई अपनी रिपोर्ट क्या देगी? 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब फैसला क्या आएगा। दोनों ही पक्ष आमने सामने है। एक पक्ष कह रहा है रीनीट, और इसे लेकर लोकसभा में इतना हंगामा हुआ। पप्पू यादव तो शपथ के दिन टी-शर्ट ही पहनकर चले गए थे, पहले छुपाए हुए थे, और जब वहां पहुंचे शपथ लेने के लिए तो बंडी खोल दी, जैकेट खोल दिया, उसमें रीनीट लिखा हुआ था। और फिर दूसरा पक्ष, जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने सफलता हासिल कर ली है, वे कह रहे जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसका मतलब परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है।
तो फैसला तो होना चाहिए। तो सुबह की चाय को आज हम यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।